23 मार्च 2010 हाथी घिसा नक्सलबाड़ी पश्चिम बंगाल। उत्तरी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित सामान्यतः शांत गांव सिबदिल्ला जोते में अचानक कोलाहल सा मचा हुआ है। दर्जनों मीडिया कर्मी, पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी और कुछ 100 आदिवासी एक मिट्टी की झोपड़ी के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, जिसके दरवाजे अंदर से बंद हैं। घर के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की उत्सुकता में कुछ पत्रकारों ने झोपड़ी के पोर्ट होल पर अपने वीडियो कैमरा के लेंस धंसा दिए हैं। झोपड़ी के अंदर एक कोने में पुस्तकों, समाचार पत्रों और फाइलों से भरी एक पुरानी अलमारी खड़ी हुई है। दूसरे कोने में एक रस्सी पर कुछ घिसे पिटे से कपड़े टंगे हैं। बगल में मकड़ी के जालों से ढकी एक खाट खड़ी है, मानो कभी बिछाई ही न गई हो। एक कमरे वाले इस झोपड़े में कोई फर्नीचर नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी मिट्टी से पुती दीवारों पर लेनिन, स्टालिन, एंजल्स और माओ जैसे और भी अन्य कम्युनिस्ट नेताओं की फ्रेम की हुई तस्वीरें लगी हुई हैं। झोपड़ी के बीच में 5 मूक व्यक्तियों से घिरा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी गर्दन में फंदा डालकर छत से लटका हुआ है। लुंगी और आधी आस्तीन की बनियान पहने हुए इस व्यक्ति के पैर मिट्टी के फर्श से आंशिक रूप से संपर्क में है। सिर उसके निर्जीव शरीर के बाईं ओर झुका हुआ है। उसके सामने एक प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी है, पास में एक लकड़ी का स्टूल है। थोड़ी दूरी पर मिट्टी के फर्श पर एक फटा हुआ गद्दा और 2 तकिए पड़े हुए। यह घटना एक जीवनी का प्रथम अध्याय है, जो फांसी पर लटके इस बुजुर्ग व्यक्ति के अंत से आरंभ होती है। पुस्तक का नाम है द फर्स्ट नक्सल, यानी सबसे पहला नक्सली, और इस उपाधि के धारक का नाम है कानू सान्याल। शायद ही आपने यह नाम सुना हो। वैसे इस कहानी में 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और भी हैं। उनका अंत भी लगभग वैसा ही हुआ। एक थे चारू मजूमदार, जो मरणासन्न अवस्था में जुलाई 1972 में अपने गुप्त ठिकाने से गिरफ्तार किए गए और फिर कुछ ही दिनों में पुलिस कस्टडी में दिल का दौरा पड़ने से मृत पाए गए, ऐसा पुलिस कहती है। उनके साथियों का मानना था कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें उनकी दवाइयां नहीं दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। वे इसे पुलिस कस्टडी में की गई हत्या मानते हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम था जंगल संथाल। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये गहरे अवसाद में चले गए और इन्हें शराब व नशे की लत लग गई थी। जग हंसाई और शर्म के कारण वे अधिकतर गुमनामी में ही रहे और इसी गुमनामी में एक दिन दिसंबर 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल, ये 3 व्यक्ति भारत में नक्सलवाद के जनक माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुई यह तथाकथित क्रांति आज भारत के विरुद्ध एक युद्ध का रूप ले चुकी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना रक्तपात इस्लामिक आतंकवाद के कारण भी नहीं हुआ है जितना नक्सलवाद के कारण हुआ है। वैसे मैंने ये कहानी कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल की मृत्यु की कहानी से इसलिए शुरू की क्योंकि आज वामपंथी उग्रवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। वैसे उस विषय पर हम बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। नक्सलवाद के उदय और विस्तार का अध्ययन करने वाले अधिकतर लोगों में एक गलत धारणा यह थी कि चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन के जनक थे और कानू सान्याल उनके अनुयायी। लेकिन बप्पादित्य द्वारा लिखी गई कानू सान्याल की स्व-अधिकृत जीवनी यह स्पष्ट करती है कि वास्तव में कानू सान्याल ने ही नक्सलबाड़ी आंदोलन को जन्म दिया था और धीरे धीरे चारू मजूमदार से उनके मतभेद बहुत बढ़ गए थे। इस वीडियो में भारत में नक्सलवाद का इतिहास दोहराना तो संभव नहीं है, लेकिन कानू सान्याल के जीवन वृतांत के माध्यम से मैं आज आपसे नक्सलबाड़ी आंदोलन के उदय, वामपंथी उग्रवाद के विस्तार और उसके विखंडन की संक्षिप्त कहानी पर अवश्य बात कर सकता हूँ। इस जीवनी में कई सीख भी हैं, हमारे जैसे आलोचकों के लिए भी और उन युवाओं के लिए भी जो वामपंथ की आंदोलक प्रवृत्ति से मंत्रमुग्ध होकर वास्तविकता से पूर्णतः कट चुके इस विचार का अंधानुकरण करने लग जाते हैं। कानू सान्याल, चारू मजूमदार और जंगल संथाल का जीवन और अंत उसी वैचारिक कट्टरता के अंधानुकरण का भयावह परिणाम है। तो आइए जानते हैं। कानू सान्याल का जन्म सन 1929 में दार्जिलिंग की पहाड़ियों में स्थित कुर्सियोंग की भालू बस्ती में हुआ। इनके पिता आनंद गोविंद ब्रिटिश सरकार के लिए क्लर्क का काम करते थे और माता निर्मला देवी गृहिणी थी। सान्याल को बचपन से ही पढ़ाई में कुछ विशेष रुचि नहीं थी। किसी तरह से 2 बार में उन्होंने 1947 में मैट्रिक की परीक्षा पास की
और फिर 1948 में इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में फेल होकर हमेशा के लिए पढ़ाई छोड़ दी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में कम्युनिस्ट विचार के सबसे बड़े आंदोलन को जन्म देने वाले कानू सान्याल अपने जीवन के प्रारंभ में कम्युनिस्टों से बहुत घृणा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कम्युनिस्ट सुभाष चंद्र बोस को निरंतर गालियां देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने नेताजी के हिटलर से मिलने के कारण उन्हें क्विजलिंग यानी गद्दार तक कह दिया था। इस सब से सान्याल इतना चिढ़ गए थे कि एक दिन उन्होंने अकारण ही अपने युवा साथियों को इकट्ठा करके कम्युनिस्ट पार्टी के कुर्सियोंग ब्रांच कार्यालय का बोर्ड तोड़कर फेंक दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे कॉलेज के दिनों में सीपीआई के स्टूडेंट विंग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के संपर्क में आ जाने से सान्याल के मन में कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति जिज्ञासा उठने लगी। मार्च 1948 में बिधान चंद्र रॉय की कांग्रेस सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध ने सान्याल को यह सोचने पर विवश कर दिया कि स्वतंत्र भारत में भला क्यों एक राजनीतिक पार्टी को प्रतिबंधित किया जा रहा है। सान्याल की जिज्ञासा झुकाव में बदली और झुकाव समर्पण में। कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध का विरोध करने के लिए 1948 में सान्याल ने जन रक्षा समिति नाम से एक अंडरग्राउंड प्रो कम्युनिस्ट संगठन की स्थापना की। दिसंबर 1949 में जन रक्षा समिति ने सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के दौरे के समय एक विरोध मार्च का आयोजन किया, जिसके चलते जनवरी 1950 में कानू सान्याल को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से बाहर आते ही सान्याल ने सीपीआई की सदस्यता ले ली, लेकिन प्रतिबंधित सीपीआई की गतिविधियों में सम्मिलित होने के चलते कुछ ही महीनों के भीतर उन्हें फिर से जलपाईगुड़ी जेल भेज दिया गया। यहाँ वो बंगाल के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार से मिले। कानू सान्याल पर चारू मजूमदार के व्यक्तित्व और बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि वो अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर सीपीआई होल टाइमर बन गए। सन 1952 में कानू सान्याल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कृषक सभा के सेक्रेटरी बने और उन्हें एक किसान आंदोलन खड़ा करने के लिए कह दिया गया। इसके लिए सान्याल ने नक्सलबाड़ी को चुना। वो जनवरी 1952 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पहले भी आ चुके थे। इन चुनावों में सीपीआई 238 में से केवल 28 सीटें जीत पाई, वहीं कांग्रेस 150 सीटें जीती। इस हार के बाद लोगों से जुड़ने के लिए सान्याल नक्सलबाड़ी में ही रहने लगे। वो दिन भर खेतों में आदिवासी किसानों के साथ मजदूरी करते, उनके साथ जमीन पर सोते और उन्हीं के जैसा खाना खाते। धीरे धीरे किसानों को उन पर भरोसा होने लगा। इस बीच सान्याल ने किसानों और जोतेदारों के बीच के संबंधों को बहुत पास से समझा। कम्युनिस्टों की भाषा में इसका एक ही अर्थ था, बुर्जुआ वर्ग द्वारा सर्वहारा वर्ग का उत्पीड़न। हैव्स और हैव नॉट्स की परिभाषा में सटीक बैठते इस वातावरण में सान्याल ने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन किसानों और दिहाड़ी मजदूरों को किसी भी राजनीतिक सभा के लिए इकट्ठा करना कोई सरल बात तो थी नहीं। ऐसे में सान्याल ने अपने कॉमरेड्स के साथ मंडियों में ही कृषक सभा की मीटिंग करनी शुरू कर दी। वो लोगों को समझाते कि कैसे जमींदार वर्ग उनका शोषण कर रहा है। आदिवासी युवक जंगल संथाल भी यहीं पर सान्याल से जुड़े थे और ऐसे ही कुछ वर्षों में नक्सलबाड़ी के किसानों और मजदूरों को वहां के जोतेदारों और जमींदारों के विरुद्ध सान्याल खड़ा करने में सफल हुए। 25 जून 1955 को सोनादा के पास मार्गरेट होप चाय बागान में हड़ताल कर रहे चाय श्रमिकों पर पुलिस की गोलीबारी में 6 लोग मारे गए। सरकार ने भू कानूनों में कई सुधार लाने का प्रयास किया, लेकिन सान्याल के नेतृत्व में किसानों ने सभी प्रयासों को अधूरा छल कपट कहकर ठुकरा दिया। दिसंबर 1958 आते आते कृषक सभा के कहने पर तराई क्षेत्र के सभी किसानों ने पूरी की पूरी उपज जोतेदारों को न देकर अपने गोदामों में रखनी शुरू कर दी। इससे जोतेदार घबराने लगे और उन्होंने पुलिस का सहारा ले लिया। इसी प्रयास में सन 1960 में कानू सान्याल को 13 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी सार्वजनिक रूप से चीन के पक्ष में आ गई। 1962 में चीन का समर्थन करने के लिए और फिर दिसंबर 1964 में नागा और मणिपुरी विद्रोहियों से संबंध के लिए कानू सान्याल को फिर जेल भेज दिया गया। इसी बीच 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी 2 टुकड़ों में बंट गई। बंगाल में ज्योति बासु और चारू मजूमदार जैसे वामपंथी नेताओं के नेतृत्व में सीपीआईएम का गठन हुआ।
कानू सान्याल भी सीपीआईएम से जुड़ गए। 1965-66 में मजूमदार ने अपने हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे, जिसमें उन्होंने यह समझाया कि भारत में तत्काल सशस्त्र कम्युनिस्ट विद्रोह की क्या आवश्यकता है और उसके लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। इसी बीच सबको चौंकाते हुए मजूमदार ने सितंबर 1965 में अचानक से सशस्त्र विद्रोह करने की घोषणा कर दी। इससे ना तो सान्याल सहमत थे, ना सीपीआईएम के अधिकतर नेता, लेकिन चारू मजूमदार के अंध समर्थकों ने इंडिविजुअल एनाहिलेशन लाइन अपनाकर छोटे छोटे कॉम्बैट ग्रुप्स बनाए और तुरंत ही जमींदारों, पुलिस वालों, सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की अंधाधुंध हत्याएं करनी शुरू कर दी। सान्याल इसके विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था कि बिना जनता के समर्थन के कोई भी क्रांति सफल हो ही नहीं सकती। अंततः चारू मजूमदार को सीपीआईएम से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी वो अपनी उग्रवादी गतिविधियों में लगे रहे। इस उठापटक के बीच 1967 में पहली बार कम्युनिस्टों के यूनाइटेड फ्रंट ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई। कम्युनिस्टों के लिए यह पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। सरकार बनते ही मार्च 1967 में कृषक सभा ने तराई में जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान कर दिया। महीने भर में ही एक जमींदार ने किसानों पर गोली चला दी, जिसके जवाब में किसानों की भीड़ ने उस जमींदार को पीट पीट कर मार दिया। 24 मई 1967 को पुलिस इंस्पेक्टर सोनम वांगडी कानू सान्याल को गिरफ्तार करने जा रहे थे, लेकिन तभी एक कम्युनिस्ट विद्रोही ने उन्हें जान से मार दिया और यहाँ से होती है नक्सलबाड़ी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत। इसके अगले दिन ही नक्सलबाड़ी के पास प्रसादू जोते गांव में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 11 लोगों की जान चली जाती है। मृतकों में 8 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 छोटे बच्चे थे। 25 मई की इस घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। शीघ्र ही कम्युनिस्टों के दूसरे गढ़ केरल में भी ऐसे ही विद्रोह होने लगे। इस लड़ाई ने अब गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लिया था, जिसका नेतृत्व कानू सान्याल, जंगल संथाल, केशव सरकार, पंचानन सरकार, खोखोन मजूमदार जैसे वामपंथी नेता भूमिगत रूप से कर रहे थे। जब अधिकतर कम्युनिस्ट नेता अंडरग्राउंड थे, तब चारू मजूमदार ने नक्सलबाड़ी के आंदोलन को लाल आतंक का रूप दे दिया। उन्होंने सिलीगुड़ी से ही छोटे छोटे लड़ाका समूह बनाकर इंडिविजुअल एनाइलेशन शुरू करवा दिए। इससे असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के कम्युनिस्ट भी मजूमदार के उग्रवाद को अपनाने लगे। यहाँ तक कि मजूमदार ने बुर्जुआ शिक्षा को क्रांति के मार्ग में बाधा बता दिया, जिससे प्रभावित होकर कम्युनिस्ट युवाओं ने पुस्तकों और शैक्षणिक संस्थाओं को आग लगानी शुरू कर दी। चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। कानू सान्याल की क्रांति की चिंगारी अब पूर्ण आतंकवाद का रूप ले चुकी थी। मजूमदार यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक नया नारा दिया, चिनेर चेयरमैन आमादेर चेयरमैन, यानी चाइना's चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। इस सब के बाद चीन के पीकिंग रेडियो और पीपल्स डेली ने भी नक्सलबाड़ी विद्रोह पर रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी, जिसने सारी दुनिया का ध्यान भारत पर आकर्षित कर दिया। कुछ दिन तक चारों ओर ऐसे ही हिंसा चलती रही। जैसे जैसे मानसून पास आ रहा था, सभी किसान क्रांतिकारियों को अपने खेतों की चिंता होने लगी। उनका कहना था कि अगर खेत जोतेंगे नहीं तो उगाएंगे क्या और कल को खाएंगे क्या। इस अवसर का लाभ उठाकर पश्चिम बंगाल सरकार में सीपीआईएम के मंत्रियों ने आंदोलनकारी किसानों को खेती करने के लिए तुरंत जमानत का आश्वासन देकर उनसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील की। उनकी यह अपील काम कर गई और आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। यहाँ चारू सान्याल को पुलिस लगातार ढूंढ रही थी और ऐसे में छुपकर नक्सलबाड़ी आंदोलन को आगे ले जाना असंभव हो गया था। कानू सान्याल को सूझा कि क्यों ना चीन जाकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से सहायता और सुझाव लिए जाएं। सन 1967 में अक्टूबर से दिसंबर तक इन्होंने पीकिंग में 3 महीने तक माओ की नीतियों के क्रियान्वयन का वैचारिक व सैनिक प्रशिक्षण लिया, जिसमें इन्हें मशीन गन चलाने से लेकर बम बनाना भी सिखाया गया। इस दौरान सान्याल के समूह ने चाओ एन लाई और माओ जेडोंग से भी भारत में सशस्त्र क्रांति लाने की योजना पर विस्तृत चर्चा की। माओ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए ये कम्युनिस्ट इतने उत्सुक थे कि इन्होंने चेयरमैन माओ जिंदाबाद के नारे तक लगा दिए। यहाँ माओ ने इन्हें एक सुझाव भी दिया कि आपने यहाँ जो भी रणनीति सीखी है उसे भूल जाइए और भारत में क्रांति के लिए वहां की परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाइए। इस मीटिंग में माओ ने उनसे यह तक कह दिया था कि अगर भारत में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हो जाती है तो वो भारत के साथ सभी सीमा विवादों का तुरंत अंत कर देंगे। इतना ही नहीं, चीन से लौटते हुए इन्होंने भारतीय कम्युनिस्टों के चीन आने जाने के लिए भारत तक के कई गुप्त व सुरक्षित मार्ग बनाने की योजना पर भी काम करना निश्चित किया था।
कम्युनिस्टों की इस योजना का भारत की सीमा सुरक्षा पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता, ये आप सब समझ सकते हैं। इनके भारत लौटने के 1 महीने बाद ही फरवरी 1968 में पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी आंदोलन को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अब केंद्रीय सैन्य बलों ने पूरी शक्ति से नक्सलवाद पर प्रहार करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1968 में कानू सान्याल को बीर सिंह जोते गांव से गिरफ्तार करके दार्जिलिंग जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर फरवरी 1969 में बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट की वामपंथी सरकार ने इन पर लगे सभी आरोपों को रद्द करके इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। 27 अप्रैल 1969 को उग्र कम्युनिस्टों के संगठन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज यानी AICCR ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी बनाने का निर्णय किया। पार्टी की घोषणा के कुछ ही समय में जुलाई 1969 में चारू मजूमदार के अनुयायी नक्सलियों ने कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता हेमंत बासु की दिन दहाड़े हत्या कर दी। ऐसे में मजूमदार से दूरी बनाते हुए कानू सान्याल कॉमरेड सोरेन बोस के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के नक्सल क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए। नक्सल विद्रोहियों को रोकने में राज्य सरकार की असफलता के कारण मार्च 1970 में यहाँ एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अगस्त 1970 में कानू सान्याल फिर गिरफ्तार कर लिए गए। इसी दौरान अपने गुप्त ठिकाने से उग्रवादी नक्सलियों का नेतृत्व कर रहे चारू मजूमदार को भी जुलाई 1972 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ ही दिनों में लाल बाजार पुलिस लॉकअप में उनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1973 तक भारत भर से लगभग 32,000 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि आज भी होता है, ठीक वैसे ही 15 अगस्त 1974 को दुनिया भर से करीब 300 शिक्षाविदों और प्रमुख हस्तियों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर जेल में नक्सल कैदियों पर अत्याचार का विरोध किया। लेकिन 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार ने भारत में इमरजेंसी लगा दी। इसके बाद 30 अगस्त 1976 को श्रीकाकुलम कॉन्स्पिरेसी केस में कानू सान्याल और सोरेन बोस को आजीवन कारावास दे दिया जाता है। लेकिन फिर 1977 के बंगाल विधानसभा चुनावों में लेफ्ट फ्रंट की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और धीरे धीरे सभी नक्सल विद्रोहियों को मुक्त कर दिया जाता है। अंततः मई 1979 में कानू सान्याल को भी सभी आरोपों से मुक्त करके जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल से मुक्त होने के बाद अपने बचे हुए जीवन में सान्याल केवल नक्सलियों के अलग अलग गुटों को एकजुट करने का विफल प्रयास ही करते रह गए। उनके अंत समय में जब भी कम्युनिस्ट पार्टी या उनका परिवार उन्हें कुछ आर्थिक सहायता देता तो सान्याल उसे ठुकरा देते, क्योंकि वो मानते थे कि उनका जीवन असफल रहा है। उन्हें यह बात हमेशा खाती रही कि उनके चलते न जाने कितने बेगुनाहों की जानें चली गईं। आज के समय में लगभग 10 से भी अधिक नक्सली गुट भारत की राजनीति में सक्रिय हैं। वैसे ये अपने आप को माओवादियों से अलग मानते हैं और भारत के चुनावों में निरंतर भाग लेते हैं। लेकिन फिर भी 2008 में कानू सान्याल की मृत्यु होने तक उनकी CPI-ML से पूरे पश्चिम बंगाल में ना ही कभी कोई विधायक चुना गया और ना ही कभी कोई सांसद। और केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, आज नक्सलवाड़ी क्षेत्र के चुनावों में भी कम्युनिस्ट विचारधारा का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। मातीगाड़ी नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से 2011 में कांग्रेस और फिर 2016 और 2021 में भाजपा विधायक चुनकर आए हैं। वहीं नक्सलबाड़ी की संसदीय सीट दार्जिलिंग से भी 2009 से लगातार 4 बार से भाजपा के सांसद ही चुने जा रहे हैं। आज नक्सलबाड़ी में उस विद्रोह के स्मारक के अतिरिक्त केवल कानू सान्याल की जीर्ण शीर्ण झोपड़ी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां अभी भी नक्सलवाद का लाल झंडा लगा रहने दिया गया है। न केवल नक्सलबाड़ी आंदोलन के जनक ने आत्महत्या करके अपनी जान ले ली थी, बल्कि विडंबना यह है कि वामपंथियों के लिए लेनिनवादी समाजवाद और माओ के उग्रवादी साम्यवाद की प्रयोगशाला रहे नक्सलबाड़ी में भी यह विचारधारा एक धीमी मौत मर चुकी है। यह सोचने का विषय है कि कभी नक्सलवाद का गढ़ रहे इस क्षेत्र ने सर्वहारा की आवाज बनने वाली कम्युनिस्ट विचारधारा को आज क्यों ठुकरा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आज भी विश्वविद्यालयों में चे गुवेरा के छायाचित्र वाली टी-शर्ट पहनकर इतराने वाले युवा, जिन्हें एक क्रांतिकारी विचारधारा के पुरोधा होने का खोखला घमंड है, वे सबसे पहले नक्सल कानू सान्याल के जीवन और उनके अवसाद भरे अंत से कुछ सीख अवश्य लेंगे। विचार कीजिए। धन्यवाद।